नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये आपके एनवायरनमेंट स्टडी का चौथा भाग है, जिसमें लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण के प्रश्नों की श्रृंखला का। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे देखते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पास किया गया? बताइए, आंसर इसका क्या होना चाहिए? 2021 का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है ये इस श्रृंखला का। जी, क्या होना चाहिए? वर्ष 1985 या वर्ष 1974, वर्ष 1978 या वर्ष 1986? उम्मीद करते हैं आपको आंसर आ गया होगा। इसका आंसर 121 का, जी, ये पहला आंसर ही है। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर अटेम्प्ट कीजिए। जिनका दूसरा नंबर आ रहा है वो सही है, 1974। ये भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया, इसलिए इसका दूसरा आंसर सही है। अगला आंसर है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 13 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून? बताइए जी, बताइए आंसर। जिनका तीसरा आंसर आ रहा है वो सही है, ये 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, ये पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की परिचालन ऊर्जा है, बताइए। विकिरण ऊर्जा, रासायनिक, बंध ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा? बताइए आंसर। जी, पहला आंसर बिल्कुल सही है। ये पहला आंसर बिल्कुल सही है, विकिरण ऊर्जा। आपने देखो पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक मतलब होता है हमारा वातावरण या फिर हमारा एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारी सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा। ठीक है ना, विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, रेडिएशन के रूप में। हमें रेडिएशन एनर्जी भी इसे, रेडिएंट एनर्जी भी इसे बोला जाता है। रासायनिक बंध क्या होते हैं? रासायनिक बंध ये आपकी रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। उसमें ऊर्जा, जिसमें किसी चीज़ की हीटिंग की जा रही हो, जिसको जैसे आग होती है, आग से भी आप देखते हो हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। या फिर जल होता है, जल को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें से ऊर्जा, वो उस प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा, जैसे आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी आपने डैम्स देखे होंगे, जिसमें बहुत भारी मात्रा में पानी होता है, तो इसमें से भी जल विद्युत ऊर्जा उसमें स्थित होती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हरी इकाई। एक पारिस्थितिक तंत्र में एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान क्या होता है? 124 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप आंसर बताइए क्या होगा इसका। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या शाकाहारी? देखिए, आंसर दीजिए। दूसरा आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, उत्पादक होंगे। आप आपको बता दें, उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता जो होते हैं, जो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, या हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। इसका उपयोग करने वालों को हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके जो कि निर्भर होते हैं हमारे पेड़ पौधों पर, दूसरे होते हैं द्वितीय, यानी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोक्ता होते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी जीव जंतु। और द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, वो होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी। लेकिन मनुष्य किस प्रकार उपभोक्ता है? ये सर्वाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। अब इसके इसके बाद आज इसमें आंसर दिया, अपघटक क्या होते हैं? अब देखिए, मैंने आपको उपभोक्ता बता दिए दो प्रकार के होते हैं। शाकाहारी का मैंने बता दिया, जो फल फूल और इन सब चीज़ों से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को नष्ट कर देते, खा जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जिसे डिकम्पोजर भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चील हुआ, चील हो गया, है ना। और आपका इसी प्रकार से अन्य हो गए जो अपघटक होते हैं, जैसे भेड़िया हो गया आदि। ठीक है ना, आदि सब चीज़ें। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लाइकेन किस के प्रति अति संवेदनशील है? बताइए आंसर, आंसर बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन?
पहला आंसर बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पतली व नष्ट हुई है। ओजोन परत पतली या नष्ट नहीं, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है। बताइए ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है बताइए। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या जापान में। ये है ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी इसका है अंटार्कटिका में। इसका आंसर अंटार्कटिका हो जाएगा। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि अब वो फिर भी उसकी क्षतिपूर्ति होने लगी है। अच्छा, अंटार्कटिका और आर्कटिक ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। ध्रुव होते हैं, ध्रुवीय है ना पृथ्वी के, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन जैव मंडल को संक्षिप्त में कहते हैं। भारतीय वन जैव मंडल बताइए क्या कहते हैं। WWF, IB, WL या MAB या फिर IUCN, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा IBWL, ठीक है। और देखिए WWF का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है ना, इसका अर्थ पहले वाले का। दूसरे IBWL का मतलब होता है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका मतलब होता है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। MAB नो। IUCN का क्या होता है, IUCN का होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला, भारतीय अपशिष्ट, भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से जाना जाता है। भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए आंसर। देखिए जैविक अपशिष्ट होंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा, भार होगा, ठीक है ना। और आपके अजैविक अपशिष्ट होंगे तो भी वजन होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। और द्रव अपशिष्ट तो भी भार रखता है, यानी ठोस द्रव जैव कुछ भी होगा भार रखेगा, लेकिन ऊर्जा का अपशिष्ट भार नहीं रखेगा। मान लीजिए आपने गैस जलाई, अपनी जो घर की जो चूल्हा होता है गैस का, वो जलाया तो ऊर्जा निकलती है उसमें से, तो क्या उसमें अपशिष्ट छोड़ता है वो, कोई कुछ नहीं छोड़ता। इस प्रकार से ऊर्जा का अपशिष्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। तालाब पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र या फिर मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जिन जिन भैया बहनों को आंसर पहला आ रहा है तालाब पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही सही है पहला आंसर। पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक जीन पारिस्थितिकी। बताइए, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला आंसर बिल्कुल सही है, स्वपारिस्थितिकी से बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों का हम क्या करते हैं, वातावरण के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है, आखिरी ऊर्जा क्या है इसमें। बताइए, आखिरी ऊर्जा, बिल्कुल सही बात है, सभी को ऊर्जा मिलती है, आखिरी ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आप देखते ही साथ आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, फसलों पर DDT के छिड़काव में कौन सा प्रदूषण होता है, कौन सा प्रदूषण होता है इसमें, फसलों को DDT का छिड़काव करेंगे। देखिए DDT का छिड़काव करेंगे तो कौन सा होगा, पहले आंसर बताइए। आंसर जी, जिनका तीसरा आंसर आपको सही है आंसर, क्योंकि देखिए अपन जब फसलों पर DDT दवा होती है, इसको छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। छिड़काव करेंगे तो क्या होगा उसमें, जब छिड़काव होगा तो आपका कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वायु में चले जाएंगे, तो वायु प्रदूषण भी इससे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो बारिश होगी तो ये जो आपकी दवाई छिड़की है, जो आपने DDT छिड़का है, वो क्या होगा, वो जल में बह घुलकर काम बह जाएंगे, पानी वाले स्रोतों में, जल स्रोतों में चले जाएंगे, नदी नालों में चले जाएंगे, कुआं वगैरह चले जाएंगे, तो इससे पानी जल प्रदूषण हो जाएगा। अच्छा, मृदा प्रदूषण, जब पानी के द्वारा ये क्या होगा, बरसात का पानी आता है तो ये उसके साथ, बरसात के पानी के साथ ये ज़मीन में क्या हो जाते हैं, अंदर समाहित हो जाते हैं, इससे मृदा प्रदूषण भी
हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा आंसर इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी आतंकवादी के नाम से जाना जाता है? बताइए आंसर। बबूल या फिर अमलताश, जेट्रोपा या यूकेलिप्टस, क्या होना चाहिए इसका आंसर? यूकेलिप्टस बिल्कुल सही है। यूकेलिप्टस क्या होता है, इसे पारिस्थितिक आतंकवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस जगह पर होता है यह आसपास की ज़मीन का पानी सोख लेता है, जिससे आसपास होने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जल की आपूर्ति कम हो जाती है, इसलिए इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। ये हमारे भारत में आया कैसे? इसे लाए थे अंग्रेज लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि जहाँ पर दलदली भूमि थी उस भूमि को पानी कम करने के लिए, वहाँ से पानी सोखने के लिए इन लोगों ने विधि अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से ये होता है आपका, इसे कहते हैं यूकेलिप्टस के काफ़ी लंबाई में होता है और इसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी जाती हैं ज़मीन में, ठीक है ना, इसलिए ये वहाँ से पानी को सोख करके और अन्य जो उसके आसपास जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ से जल आपूर्ति को कम कर देता है, इसलिए इसे प्रकृति का या फिर प्रकृति आतंकवादी भी कहा जाता है। इसे प्रकृति का आतंकवादी या फिर पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 1 अप्रैल 1973 को किस राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? जिम कॉर्बेट, सिमलीपाल या केवलादेव या रणथंभौर? बताइए आंसर। जी, 1973 को किस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा? देखिए इसका जिनका आंसर ये आ रहा है वो सही है, जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? इसका नाम हेली राष्ट्रीय पार्क था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। लेकिन हुआ क्या, इसमें एक जिम नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इसके लिए बहुत सारा काम किया, इस पार्क के लिए, इस नेशनल उद्यान के लिए, इसलिए इनके नाम पर इस हेली नेशनल पार्क को बदलकर जिम राष्ट्रीय या जिम कॉर्बेट पार्क रख दिया गया। ये जिम राष्ट्रीय नेशनल पार्क या फिर अपना जिम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ पर है? ये है नैनीताल, नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड के, और ये राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं शिमलीपाल। शिमलीपाल कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में, शिमलीपाल पड़ता है आपका उड़ीसा में। और इसी प्रकार से केवलादेव ये राजस्थान में है, केवलादेव राजस्थान में पड़ता है ये, और ये पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइबेरियन पक्षी आते हैं सर्दियों के दिनों में। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ेगा। इस प्रकार से चारों आपके ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये जिम राष्ट्रीय नेशनल कॉर्बेट पार्क, इसको जिम कॉर्बेट पार्क, ये उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पे ये उत्तराखंड लिखा हुआ है। ये मोस्टली टाइगर के लिए बनाया गया, इनको संरक्षण करने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किस धातु की कमी से होता है? देखिए कैल्शियम, लोहा या आपका कैडमियम या सिल्वर? बताइए आंसर क्या होगा आपका। जी, इनका सी नंबर आपको सही है, कैडमियम को सही है। देखिए आपको बता दें कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से दांत और इससे दांत एवं हड्डियों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हाथ और दांत और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। लोहा यहाँ से आयरन भी बोलते हैं, आयरन, और इससे हमारा क्या होता है, हमारी रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है यदि लोहा की कमी हो जाती है तो। कैडमियम मैंने बता ही दिया अभी आपको, इस रोग में इससे क्या होता है, इटाई नाम का रोग हो जाता है, और ये सिल्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा, बृहस्पति रेखा, मकर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? देखिए पृथ्वी इस प्रकार से है, इसको बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन बांट रही है इसे 2 भागों में, एक उत्तरी और एक दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, तो इस बीच वाली रेखा को हम बोलेंगे विषुवत रेखा, इस रेखा को हम बोलेंगे विषुवत रेखा। और इसे इक्वेटर, इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्वेटर नाम से भी इसी रेखा को जाना जाएगा। इक्वेटर भी इसी को कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है।
इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसी विषुवत रेखा। अच्छा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में और बता दूं मैं आपको। इस प्रकार से ये लाइन विषुवत रेखा बीच में हो गई। अब देखिए इस प्रकार समझ लीजिए, मकर से समझ लीजिए मगर, एक ट्रिक बता रहा हूँ। मकर से समझ लीजिए मगर, मगर कहाँ रहता है, हमेशा नीचे रहता है, तो नीचे की साइड अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होगी वो होगी आपकी मकर रेखा। और कर्क रेखा, कर्क हमेशा ऊपर की साइड, यानी उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की साइड है आपकी कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में है आपकी मकर रेखा। इस प्रकार से अगला है, देखिए इस प्रकार से ये समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये कर्क रेखा है, यहाँ से गुजर रही है ये आपकी, देखिए इस प्रकार से ये जा रही है कर्क 33.5 डिग्री उत्तरी, ये कर्क रेखा है। और इसे कहते हैं इक्वेटर, देखिए ये लिखा होगा इक्वेटर, और यहाँ से ये जा रही है बिल्कुल अफ्रीका के बीचों बीच, यहाँ से निकलते हुए सीधे निकलती हुई है ये जा रही है, इसे कहते हैं अपन इक्वेटर। और इसके बाद मकर रेखा देखिए सबसे नीचे, ये इस प्रकार से जा रही है, इसे कहते हैं अपना मकर रेखा। और हमारी इस प्रकार से ये आ रही है ये रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इस प्रकार से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहीं कहीं पर इस प्रकार से आती है तो मुड़ जाती है, कहीं पर क्या होता है, कई सारे द्वीप बीच में पड़ती हैं, तो उनके लिए साम्य स्थिति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ भी जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपको समझ में भी आ रहा होगा जी। देख लीजिए इस प्रकार अफ्रीका, साउथ अमेरिका इस वजह से जा रही है, साउथ अमेरिका से अपनी दो रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो है आपकी इक्वेटर भी साउथ अमेरिका से गुजरती है, और मकर रेखा भी साउथ अमेरिका से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए कौन सी रेखा गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है ना। और आपकी इस प्रकार से ये रेखाएं काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले के धूम्रकण से होने वाली बीमारी कौन सी है। कोयले के धूम्रकण से, ये क्वेश्चनों की श्रृंखला इस प्रकार की है कि आपको अति महत्वपूर्ण, ये बहुत ही दुर्लभ कलेक्शन ढूंढकर आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें, जो जानकारी दी जा रही है वो आपको अच्छे से काम में आए, और आपके जो भी जिस मोटिवेशन से आप पढ़ रहे हैं या फिर जिस के लिए आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको सहायता प्रदान करें। कोयले के धूम्रकण से होने वाली बीमारी क्या है जी, एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस ये कोयले से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना। जो सही है आंसर, पहला आंसर इसका पहला आ रहा है वो ठीक है। अगला है, कौन सा एक पारिस्थितिक पिरामिड का उदाहरण नहीं है, बताइए आंसर, बताइए आंसर 39 का जी। चौथा नंबर विसर्जित ऊर्जा पिरामिड, देखिए मैं आपको बताऊं, जीव संख्या का पिरामिड होता है, संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है, और जीव भार का पिरामिड होता है, लेकिन विसर्जित ऊर्जा का कोई पिरामिड नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, इसमें जीवों की संख्या देखी जाती है। इस जीव संख्या का पिरामिड इस प्रकार से समझ लीजिए, मान लीजिए एक पेड़ का पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड बता रहा हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि जो पेड़ है, पेड़ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, पक्षी रहेंगे, पक्षियों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, जो पक्षी सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अगर और दूसरे जानवर रहेंगे, बंदर वगैरह टाइप के, वो कम रहेंगे। उसके बाद नीचे रहने वाले जानवर और कुछ कम रहेंगे। इस प्रकार से जीव संख्या का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड होता है वजन के आधार पर, सबसे ज़्यादा इस प्रकार से, ठीक है, फिर ज़्यादा वजन, फिर कम, इस प्रकार से। संचित ऊर्जा का पिरामिड, यानी इसमें चलता है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा है, इसमें ये पौधा जो है, इसको किसी शाकाहारी ने खाया, तो उसमें से इसकी ऊर्जा इसमें गई शाकाहारी में, तो इसने इस ऊर्जा को प्राप्त किया। उसके बाद इसको शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, तो ये ऊर्जा का क्रम है, लेकिन इसकी पूरी ऊर्जा इसमें नहीं जाएगी, बल्कि 10% ही जाएगी। और इसको जो 10% ऊर्जा का भी 10% भाग फिर यहाँ जाएगा, इस प्रकार से मांसाहारी में। इस प्रकार से ये संचित ऊर्जा का पिरामिड चलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका जी, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी या भावी पीढ़ी के लिए
त्याग है। दूसरा, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी या उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग है। या फिर मिट्टी व जल दीर्घकालिक या परिवर्तनीय संसाधन है या उसके संरक्षण उपायों की जरूरत नहीं है। या फिर संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग है। आंसर बताइए, ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, तसल्ली से फिर आंसर दीजिए। आंसर बड़े ही सोच समझ के दीजिए जी। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर गलत होने की संभावना होती है, इसलिए अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए आप पहले, हड़बड़ी में आंसर ना दें जी। तीसरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जिनका तीसरा आंसर है वो सही है। ये तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती को जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? केवल भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक दोनों, या फिर कोई नहीं? देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक कंडीशन को चेंज करके दूसरी कंडीशन में जा सकते हैं और फिर उसी कंडीशन में वापस आ सकते हैं। जैसे कि जल का बर्फ़ में बदलना। जल का बर्फ़ में बदलना क्या होता है? जल बर्फ़ बन जाएगी और फिर से वो जल बन जाएगा, तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। लेकिन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक बार बदल गया फिर दूसरे दोबारा उसी अवस्था में वापस ना आ पाना। जैसे दूध से दही बन जाए तो फिर वह दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला को इसलिए मोमबत्ती क्या होती है? अगर एक मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, यदि ये जल रही है तो क्या होगा? जलते जलते ये क्या होगी? पिघल जाएगी। इस प्रकार से पूरी तरह जल नहीं पाती, फैल जाती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है, भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों। ये तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव और वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या कौन सी है? 42 नंबर का क्वेश्चन, बताइए। वायुमंडल परिवर्तन होगा, या फिर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा, भूमि संरक्षण होगा, या सभी? बताइए। ये भूमि संरक्षण ना होगा, भूमि क्षरण होगा। ये भूमि संरक्षण नहीं है, भूमि क्षरण है। क्षरण, या संरक्षण की जगह क्षरण कर लीजिए आप। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि यदि हमारे कटाव अधिक होगा, वृक्षों का वृक्षारोपण भी नहीं होगा तो क्या होगा? वायुमंडल ये परिवर्तन भी होगा, प्रदूषण का भी खतरा बढ़ेगा, और भूमि क्षरण, संरक्षण की क्षरण है, भूमि क्षरण भी इसमें होगा, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूजा ने एक मेंढक को पीछा करते हुए देखा कि वह पहले ज़मीन पर चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ? फिर वह पानी में तैरने लगा, या किस प्रकार के जंतुओं में आएगा? बताइए जी। यह उभयचर का उदाहरण है, क्योंकि आपने देखा होगा, आंसर हो जाएगा उभयचर। आंसर इसका हो जाएगा उभयचर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रह सकते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। जलचर क्या होते हैं? जो केवल जल में रहते हैं, उसे कहते हैं जलचर। जो नभ में यानी पक्षी, जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी कौन क्या किस रूप में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके नभचर में, जो उड़ते हैं। और उभयचर में कौन आ जाएगा? मेढक जैसे जीव, ठीक है। और मरुस्थलीय में कौन आ जाएगा? ऊँट जैसे ऊँट आ जाएगा मरुस्थल में। इसमें मेढक, इसमें जलचर में मछली या और भी जीव ऐसे, और नभचर में पक्षी। अब आप समझ गए होंगे चारों ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है, आहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? होस्टस, परजीवी, सप्रोफाइट्स, या उत्पादक? बताइए। वही जो स्वयं पर निर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर है, उसे क्या कहेंगे? परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 44 का परजीवी, ठीक है ना। जैसे अमरवेल, आपने देखा होगा, अमरवेल का नाम सुना होगा, अमरवेल। ये क्या होते हैं? जिस पौधे पर एक अपने स्वयं भोजन न बनाकर दूसरे पौधे पर निर्भर होती है, इसलिए इसे इसका उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? व्यक्तित्व का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, राजनीतिक गुणों का विकास, या सामाजिकता का विकास? देखिए, अब पर्यावरण का उद्देश्य
पर्यावरण जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं सब देखिए ये, इसमें व्यक्तित्व का विकास भी होता है, ठीक है, इसमें प्रकृति से प्रेम भी होता है ना, सामाजिकता का भी विकास होता है, लेकिन राजनीतिक विकास नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी 11 साल के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता से चितकबरे हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और खनिज कौन सा, बताइए। आंसर्स को बिल्कुल केयरफुली आप पढ़ के देने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, पोटेशियम, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। जी, जिनका आंसर फ्लोरीन आ रहा है बिल्कुल सही है, फ्लोरीन बिल्कुल सही है। फ्लोरीन वह अधिकता हो जाए तो दांतों पर धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन यानी O2 की उपस्थिति क्या होती है, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने के कारण बढ़ गई है क्या। दूसरा है लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों के लिए O2 की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। चौथा यूएन यानी यूवी, पृथ्वी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रभाव को कम करती है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखिए ये अगर वायुमंडल ओजोन बढ़ जाए, ओजोन की उपस्थिति बढ़ जाए तो क्या इसमें तापमान बढ़ाने के कारण बढ़ जाती है, तापमान को बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ेगी, इसलिए नहीं बढ़ेगी, इसलिए पहले ही कट गया आंसर। दूसरा लाभदायी है क्योंकि जेट वाहनों में यात्री को O2 की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती साहब, O2 की आवश्यकता तो O3 की, थोड़ी O2 की तो O3 की बात हो रही O3 की। चौथा है प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता है, बिल्कुल नहीं करता साहब ये भी, इसलिए इसका हो ये वाला हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हमारी O3 का मतलब क्या होता है, O3 का मीन्स होता है ओजोन, O3 का मीन्स होता है ओजोन, ओजोन को हम O3 के नाम से भी जानते हैं, O3। यदि O3 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेजेस क्या हो जाएंगी, सीधी की सीधी पृथ्वी पर आने लगेंगी, और इससे हमें क्या हो सकता है, मनुष्यों को स्किन कैंसर यानी आप बोल सकते हो कि त्वचा का कैंसर हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, ठीक है, कैंसर जैसी भयानकता तो भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हथेली तलवों की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस प्रकार भिन्न होती है। त्वचा बहुत मोटी होती है, मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ बाह्य तथा अपेक्षाकृत मोटी होती है, उनके क्षेत्र की त्वचा में श्रमहीनी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए आंसर 48 का क्या होना चाहिए। जी, दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर जिनका भी आ रहा है, मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ बाह्य तथा अपेक्षाकृत मोटी होती है, बिल्कुल सही है। आपने देखा हो भी तलवे अपने जो होते हैं पैरों की काफ़ी अपनी सामान्य त्वचा से काफ़ी मोटी होती है, सख्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी को पाता है तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोजन पदार्थ शामिल करने को कहेगा, वो कैसी सब्जियां फल होने चाहिए, क्या होना चाहिए, बताइए। हरी सब्जी, दूध या दालें, रेशेदार फल, मेवे, मांस, अंडा वगैरह वगैरह, बताइए क्या होना चाहिए। उसमें आयरन की कमी है, बताइए क्या होगा। पहला आंसर वो सही है, हरी सब्जियाँ, ठीक है ना, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ खाने से क्या होगा, आयरन बढ़ जाएगा। देखिए ये आयरन रिच फूड से होते हैं कुछ, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गए आपके, है ना, ग्रीन पीस हो गया आपका, टमाटोज हो गए आपके, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये आयरन रिच फूड्स हैं जिनको लेने से क्या होगा कि रक्त अल्पता या फिर एनीमिया की कमी दूर हो जाएगी। जैसे स्त्री की जांच की अभी क्वेश्चन में उसमें बताया कि उसमें रक्त अल्पता थी, एनीमिया, उसकी खून की कमी एनीमिया पाया गया। इसमें उसे गुड़ भी खाना चाहिए, है ना, गुड़ खाने के लिए देना चाहिए उसे, हरी सब्जियाँ देना चाहिए, पालक वगैरह देना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक नहीं है, बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सूर्य का प्रकाश। देखिए यहाँ पे बात हो रही है धूम कोहरे की, बात किसकी हो रही है, धूम कोहरे की। अब कोहरा कब होगा भाई, धूम कोहरा कब होगा, जब इसमें नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएंगे, सूर्य का प्रकाश भी मिलेगा, तभी धूम कोहरे की रचना हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ऑक्सीजन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। आशा करते हैं आज के इन प्रश्नों से आपको बहुत लाभ मिला होगा और आपने इन्हें अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की होगी। अब
यदि आप सभी को मेरे इस चैनल से कुछ ज़रा सा भी लाभ होता है, यदि मेरी कुछ मेहनत इसमें आपको लगती है कि हाँ इससे मुझे कुछ लाभ होगा, आपको कुछ लाभ मिला हो इससे पढ़ने से, तो इस चैनल को लाइक करें। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई समस्या आ रही हो आपको, तो उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अपने जैसे कई सारे आप अपने जैसे और भाइयों बहनों को और प्यारे दोस्तों को इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनके पास भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिल जाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। और यदि इस जानकारी को आपको कुछ लगा हो कि हाँ आज की जानकारी से हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, या ये हमारे ज्ञान में थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके ज़रा सा किंचित मात्र यदि आपको लाभ हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।